हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 10 डेज चैलेंज की सीरीज में। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक बार फिर से मैं बता दूं, जो भी चैप्टर्स आप लोग देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको तैयार करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। और वीडियो को पूरा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जहां पे कमेंट की जरूरत है तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस और सिंपली यू कैन से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल चेंजेस अकम्पनीड बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट में, किसी केमिकल कंपाउंड में जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस की स्टडी किस ब्रांच में आएगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगी। समझ पा रहे हैं? या हम ऐसे कहें कि केमिकल चेंजेस या केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया सके। ठीक है ना। तो देखो, दो तरह से इसको हम देख सकते हैं, या तो केमिकल चेंजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें बाय द केमिकल रिएक्शंस। ये सब किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का मतलब ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है विद द मूवमेंट ऑफ आयंस, विद द मूवमेंट ऑफ आयंस या विद द हेल्प ऑफ आयंस। ठीक है ना। उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा था और 11th में भी पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड द सम सॉल्ट्स लाइक NaCl, KCl। ठीक है ना। दूसरे आ जाएंगे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली अपने आयंस में फर्निश ना हो पाए, जो मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो पाए। ठीक है ना। उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे एसिटिक एसिड, आपने पढ़ा है एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के बहुत सारे वीक एसिड्स, वीक बेसिस एंड सम सॉल्ट्स आ जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है ना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। छोटी क्लास में आपने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो क्या होगा? कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। एंड द स्पीसीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम बोलेंगे कि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। और जैसे आपके पास में जिंक है, जिंक जो है अगर Zn2+ की फॉर्म में जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और इसका मतलब होगा कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहां पे जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो जिंक किस तरह से काम करेगा? इट विल वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। समझ पा रहे इतनी चीज? मतलब जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है। और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो किस तरह से काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। दूसरा देख लेते हैं, जैसे Cu2+ था, इसने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन पा लिए और ये किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, कॉपर के पास 2+ चार्ज था, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जा रहा है? कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जहां पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है। तो यहां पे रिडक्शन किसका हो रहा है? Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप ये मत कह दीजिएगा कि Cu का रिडक्शन हो रहा है, नहीं, Cu का रिडक्शन नहीं हो रहा है, Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn2+ का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो एक्ट कैसे करती है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इन द सेम वे जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। और जिसका रिडक्शन होता है वो किस तरह से काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसका मतलब जो Cu2+ है ये किस तरह से काम कर रहा होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ये सिंपल चीजें हैं तो इनको हम ज्यादा फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, फिर 11th में आपने ब्रॉडली पढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट एंड रिडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है। उसके बाद हाफ रिएक्शंस क्या होती हैं?
तो हाफ रिएक्शंस जाने से पहले आप समझो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो अगर हम रेडॉक्स की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, ReD प्लस OX मिल के क्या बनता है, रेडॉक्स बनता है। यही तो है, ReD टेकन फ्रॉम रिडक्शन एंड OX टेकन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन वाला भी पार्ट जुड़ा हुआ है और रिडक्शन वाला भी पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो आपको मिल जाती है एक कंप्लीट रिएक्शन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया कि रेडॉक्स रिएक्शन में आधा क्या है, रिडक्शन, और आधा क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, तो रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। समझ पाए, रेडॉक्स का हाफ क्या है, रिडक्शन, और हाफ है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, उनको अलग अलग अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जैसे देखो यहां पे देखते हैं, ये एक ओवरऑल रिएक्शन दे रही है, दे रखी हुई है, ये क्या है, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसमें Zn2 प्लस की फॉर्म में जा रहा है और Cu2 प्लस Cu में जा रहा है। तो अगर हाफ रिएक्शंस की बात करें इसमें, तो देखो हाफ रिएक्शन क्या है, Zn2 प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है Zn2 प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है ना, और रिडक्शन रिएक्शन में क्या है, Cu2 प्लस बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Cu, ये हो जाएगी आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है ना, और जब हाफ रिएक्शंस आपस में जुड़ती हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो आपको मिल जाती है एक कंप्लीट रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, अब सीधे हम पहुंचते हैं बिना टाइम गमाए हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, ये क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा अरेंजमेंट जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 1.10 वोल्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज कितना है, 1.10 वोल्ट। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट बेस को निपटा रहा हूं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं आपका, क्योंकि अब ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं है, नहीं तो इसको जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो दूसरी तरह से पढ़ाते हैं, विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड ऑल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है, देखो आपने दो कंटेनर्स ले रखे हैं। ठीक है, एक कंटेनर में आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, और दूसरे कंटेनर में आपने एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। ठीक है ना, अब देखो क्या किया, जिसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था उसमें आपने जिंक का रॉड डाला हुआ है। ठीक है, या बोले तो इलेक्ट्रोड डाला हुआ है, और जो जिसमें आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 1 मोलर, उसमें आपने कॉपर का रॉड डाला हुआ है। ठीक है ना, अब इन दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है, जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड, इनको आपने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है ना, अरेंजमेंट समझिएगा, सेटअप क्या है। उसके बाद क्या करते हो, ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए आपने यहां पे क्या लगा दिया है, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है। सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, एक यू शेप्ड ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है ना, इसमें हम भर देते हैं पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस अगर 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 एक थिक वैक्सी पेस्ट होता है, इसको जब हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद जैसे वो रूम टेम्परेचर पे पहुंचेगा फिर से कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो अगर अगर लेते हैं, उसमें KCl मिलाते हैं, और मिलाने के बाद उसको लिक्विड फॉर्म में यू शेप्ड ट्यूब में भर दिया जाता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जो लिक्विड भरा था वो सॉलिडिफाई हो जाएगा यू शेप्ड ट्यूब में। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होते हैं, ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 1.10 वोल्ट। ये जो वोल्ट मीटर का एरो मैंने इस तरफ को लगाया है, ये क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब करंट जो है कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही होगी। ठीक है ना, तो जब ये हम पूरा सेटअप कर लेंगे तो क्या होगा, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होने लगेगी। एक जो इलेक्ट्रोड है उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा होगा, या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। तो आप देखो जिंक और कॉपर दोनों के इलेक्ट्रोड में अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। तो इसका मतलब जो मोर रिएक्टिव है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा।
ठीक है ना। तो ये जो जिंक की रॉड है ये एनोड की तरह काम करती है, और जो कॉपर की रॉड है वो किस तरह से काम करती है, कैथोड की तरह काम करती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो एनोड होगा वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है ना। जब इसमें केमिकल रिएक्शन या बोले तो रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और एनोड किस चीज का बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। तो जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो देखो Zn कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 प्लस में। जिंक दो ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 3d10 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो जिंक कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे कि ये जो रॉड है ना, यहां से जिंक जो है किस में आएगा, Zn2 प्लस की फॉर्म में कहा आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है ना। और ये जो रॉड है, जिंक की रॉड, ये इलेक्ट्रॉन इसी पर रह जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या गैल्वेनिक सेल है उसमें एनोड नेगेटिव क्यों होता है। तो जब रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो Zn2 प्लस की फॉर्म में जिंक फ्रॉम जिंक रॉड विल कम टू द सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था आपने किस फॉर्म में आ जाएगा, Zn2 प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, लीविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो किसको दे देगा, इलेक्ट्रोड्स को दे देगा। इसलिए जो ये रॉड है जिंक की वो कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और सॉल्यूशन में Zn2 प्लस आ रहे होंगे तो Zn2 प्लस कैसा हो रहा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी सॉल्यूशन कैसा हो रहा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। दूसरी तरफ देखो, जो ये कैथोड है ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपने सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट, वो उसका जो Cu2 प्लस आयन है, कौन सा आयन, Cu2 प्लस आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा, बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कहां से, इस रॉड से, किस रॉड से, कॉपर की रॉड से। तो कॉपर की रॉड से जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये Cu2 प्लस जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे हम बोले तो जिंक रॉड की जो थिकनेस है वो, सॉरी कॉपर रॉड की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे बढ़ रही होगी, और जो जिंक रॉड की थिकनेस है वो धीरे धीरे कम हो रही होगी। ठीक है ना। तो Cu2 प्लस आयंस बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड चेंजेस टू Cu। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन देखिए, Cu2 प्लस आयन कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो कॉपर की रॉड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दो कि ये जो सॉल्यूशन है, एक तरफ सॉल्यूशन Zn2 प्लस आयंस की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो रहा होगा, और दूसरी तरफ सॉल्यूशन Cu2 प्लस आयंस तो उसके ऊपर डिपॉजिट हो गए, सॉल्यूशन में क्या बचा, SO4 2 माइनस आयन, इसकी वजह से जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो रहा होगा, नेगेटिवली चार्ज हो रहा होगा। ठीक है ना। अगर ये दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो आफ्टर सम टाइम जो पोटेंशियल था वो खत्म हो जाएगा, 1.10 वोल्ट जो था, है ना, या हम बोले तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ये सेल बंद कर देगा। इसलिए इन दोनों सॉल्यूशंस को, जिंक सल्फेट एंड द aqueous कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल होना पड़ेगा, और न्यूट्रल करने में हेल्प कौन करेगा, ये सॉल्ट ब्रिज आपने इसीलिए लगाया था कि ये दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल कर दे, क्योंकि इसके पास में क्या है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना, ध्यान रख लो, समझ में आ रहा है पक्का। ठीक है, तो ये आपकी जो है इस तरह से सेटअप होगा, और ये आपकी इसकी रिएक्शंस है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपसे पूछेगा, रिएक्शंस एट एनोड एंड रिएक्शंस एट कैथोड, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, आपके पास पता है, आपको एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी ये भी आपको पता है। ओवरऑल रिएक्शन पूछ सकता है, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आप कंबाइन कर दीजिए तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। जैसे यहां पे मिल गई Zn प्लस Cu2 प्लस aqueous गिव्स आउट Zn2 प्लस aqueous प्लस Cu। ठीक है ना। दूसरी चीज आपसे पूछता है फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या हैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, पहली चीज तो ये दोनों सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दूसरा ये दोनों सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, तीसरा ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। तो देखिए पहला क्या है, इट कंप्लीट्स द इनर सेल सर्किट, ये पता होना चाहिए, 1 मार्क में पूछेगा आपसे, आपके पेपर में रखा होगा, है ना, और फिर वहां पे मुंह मत बनाइएगा कि यार हमको नहीं आता है। ठीक है, तो इट कंप्लीट्स द इनर सेल सर्किट। दूसरा क्या है, इट प्रिवेंट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसफर को रोकता है, ऐसा नहीं कि इस वाला जो ये कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है वो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइट के साथ में मिक्स हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों को आपस में सेपरेट कर रहा है। दूसरी चीज देखो, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसके नीचे जो है एक कॉटन प्लग लगा होता है या ग्लास का प्लग लगा होता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर।
देखो वन हाफ सेल का क्या मतलब है, एक ये हाफ सेल है जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, और दूसरी जो हाफ सेल है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है ना, तो हाफ सेल मिलके एक कंप्लीट सेल बन गई जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इसको पढ़िए, इट प्रिवेंट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड क्या है, इट मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, देखो कि अगर ये दोनों जो सॉल्यूशंस थे आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होते तो क्या होता, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन और नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आयंस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होते, जहां पे जंक्शन होता, जहां पे दोनों लिक्विड आपस में मिल रहे होते, वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड मतलब जब दो लिक्विड आपस में मिल रहे होंगे, जंक्शन का मतलब है जुड़ना, और वहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिलने ही नहीं देता, दूर दूर रखता है, तो लिक्विड्स के मिलने का चांस खत्म हो जाता है, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो खत्म हो जाता है, या बोले तो मिनिमम हो जाता है। दूसरा क्या है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट। इसमें KCl लिया था, ये नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन हो रहा था ड्यू टू द रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसमें K प्लस आयन ऐड कर देगा, इस तरफ Cl माइनस आयन ऐड कर देगा, और क्या होगा, दोनों सॉल्यूशंस की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी, या दोनों सॉल्यूशंस न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हैं ये आपको आने चाहिए, रट लो अभी, ये आ जाएगा आपके एग्जाम में, ये आ जाएगा आपके एग्जाम में, ये आ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है ना, इतने टॉपिक से यही पूछता है। और लास्ट में पहुंचते हैं हम, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर हर जगह हमें यही सब लिखना पड़ेगा, ये पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, तो फिर केमिस्ट्री का जो स्टडी है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका निकाला गया। वो तरीका क्या है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को पहले लिख लो। ऑक्सीडेशन में जैसे यहाँ पे बात करें, Zn जो है Zn2+ में जा रहा था, है ना, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिएक्शन एट एनोड इनको पहले लिख दो, फिर बीच में इस तरह से दो लाइनें खींच देते हैं, है ना। ये दो लाइंस जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं किस चीज को, सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है ना, और उसके बाद है ये कौन सा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या हो रहा था, Cu2+ बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन Cu में कन्वर्ट हो रहा था। तो अगर हम यही सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की का रिप्रेजेंटेशन दे दें या रिप्रेजेंट करें इसको, तो क्या होगा, देखो Zn2+ में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन aqueous मीडियम में, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाज 1 मोलर। कंसंट्रेशन भी लिखोगे। फिर क्या है, सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या है, Cu2+ आयन aqueous मीडियम में, है ना, कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर, इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये एक जो है क्या बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो रिएक्शंस, दूसरा फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तीसरा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आपको ये जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड ना दे, कोई दूसरे इलेक्ट्रोड्स दे दे। ठीक है, कोई दूसरे इलेक्ट्रोड्स दे दें और कहे कि इसको सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करोगे। आप आइडेंटिफाई करोगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है, आप आइडेंटिफाई करोगे कि रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है, फिर ऑक्सीडेशन को हम सॉल्ट ब्रिज के पहले लिख देंगे और रिडक्शन को सॉल्ट ब्रिज के बाद में लिख देंगे विद इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है ना, अब देखो एक क्वेश्चन और कभी कभी आता है कि इस सेल का, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, इसका पोटेंशियल कितना है, 1.10 वोल्ट। ठीक है ना, आपसे पूछेगा कि ये जो इसका पोटेंशियल है, अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल P एक्सटर्नल, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन द वोल्टेज, इज ग्रेटर देन वोल्टेज कितना है, 1.10 वोल्ट। मतलब इस सेल के ऊपर आपने बाहर से कोई पोटेंशियल लगा दिया जिसको हम बोलेंगे P एक्सटर्नल, कितना था, जो 1.10 वोल्ट से ज्यादा है। अब बताओ इस सेल में क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर P एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, क्योंकि 1.1 वोल्ट जो है इसकी कैपेसिटी है, इससे ज्यादा ये पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, कैसे, इफ P external potential greater than 1.10 volt, then this electrochemical cell will change to electrolytic cell। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा होगा आपने, वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, समझ पा रहे हैं, अभी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तब क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और एक चीज, इसमें जो कैथोड है या जो एनोड है, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो कैथोड एनोड में कन्वर्ट हो जाएगा और एनोड कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट रिएक्शन गेट रिवर्स्ड। मतलब जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा तो उस पे रिडक्शन हो रहा होगा और दूसरे वाले पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा।
आप समझिएगा एक बार कि अगर पी एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट तो ये किस तरह से काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। तो ये कैथोड हो जाएगा और ये जो कॉपर वाला रॉड है ये एनोड की तरह काम करेगा। समझ पा रहे हैं? और इसका मतलब हो गया कि जब ये इलेक्ट्रोड्स चेंज हो गए, हाफ रिएक्शंस चेंज हो गई, तो वो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। दूसरा केस, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट, बराबर हो गया, तो तब ये ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा, ना ही ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। ठीक है। दूसरी चीज एक और पूछ ली जाती है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ होगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। मतलब जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ कौन मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, है ना। और आपको पता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करता है, करंट। ठीक है ना। तो करंट का ट्रांसफर कहां होगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है ना। दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब हम एसएचई की बात करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की बात। स्टार्ट विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? देखो, पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज, है ना। और इलेक्ट्रोड का मतलब, जो आप मेटल की रॉड यूज कर रहे थे उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज डेवलप हो जाता है, कब, व्हेन दैट इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू इट्स सॉल्यूशन या इनटू इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो कैसे, जैसे आपने जिंक का रॉड लिया था, याद करो, जिंक के रॉड को जब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया था तो जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था, जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर, और जो सॉल्यूशन था वो Zn2+ आयंस होने की वजह से सॉल्यूशन में कैसा हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। ठीक है। जैसे हम इसको मान लें कि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये जो सॉल्यूशन है ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ना। तो जिंक के इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज होगा और जो सॉल्यूशन होगा उसमें जिंक इलेक्ट्रोड के आयंस के द्वारा ही पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो ये जो चार्ज का डिफरेंस है, ये जो चार्ज का डिफरेंस है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। दूसरी डेफिनेशन हम ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है ना, जिससे कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। कब, when that electrode is in contact with its own ions in the solution। ठीक है ना, जब वो इलेक्ट्रोड अपने ही आयंस के कांटेक्ट में होगा, ठीक है ना। तो जो चार्ज का डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच, ये इलेक्ट्रोड और इसका सॉल्यूशन में जो चार्ज का डिफरेंस है दैट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आपसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाएगा, चाहे ऐसे पूछा जाए या बोले तो नर्स्ड इक्वेशन की फॉर्म में पूछा जाए, ठीक है ना। वहां पे भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बहुत ज्यादा वैल्यू है। कान खोल के सुन लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, सब्सक्राइब करना तो आप जानते हो, सब्सक्राइबर सब्सक्रिप्शन तो जरूरी है, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ यार। आज तीसरा दिन है और अभी तक हम उसी पे लटके हुए हैं, उतने पे ही। नाउ कम टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ई नॉट से। और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, यही जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, मतलब यही जो चार्ज का डिफरेंस है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होता, स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब 298 केल्विन पे मेजर करते हैं और जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो वो 1 मोलर होनी चाहिए, एंड यू कैन से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हो जाएंगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 298 केल्विन, ठीक है ना, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, सिंपल सी बात है। अब देखो, जो जब रिएक्शन हो रही थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, याद करो, तो एक तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही थी, दूसरी तरफ रिडक्शन रिएक्शन हो रही थी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक चार्ज डेवलप हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। रिडक्शन रिएक्शंस का जो इलेक्ट्रोड होगा उस पे एक चार्ज डेवलप होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, ठीक है ना। ये ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस एनोड पे था, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसओपी, ठीक। और दूसरा कौन सा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी, ठीक है ना। या रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन नहीं,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड। ठीक है ना, इतना समझ पा रहे हैं। अब देखो ये एसओपी एसआरपी इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी टू कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है ना, या पोटेंशियल ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल जो भी आप बोलते हैं। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको मेजर कैसे करेंगे, तो मेजरमेंट का एक रूल है, एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, ये इस तरह से सेटअप होता है। इसमें क्या होता है, एक प्लेटिनम का वायर लेते हैं, इस प्लेटिनम के वायर से इसके नीचे हम लगा देते हैं प्लेटिनम कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, मतलब एक प्लेटिनम का पीस लिया और उसके ऊपर पाउडर्ड प्लेटिनम की कोटिंग कर दी जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लैटिनम ब्लैक। समझिएगा, ये क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है ना, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन भी हो सके और हाइड्रोजन सफिशिएंट क्वांटिटी में रिलीज भी हो सके। ठीक है ना, और ये इस पूरे सेटअप को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में H+ आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। ये सेटअप होता है कितने पे, 298 केल्विन पे, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में होना चाहिए। और कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर HCl कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, यहां पे ध्यान रखिएगा कि जब हम इसको यूज कर रहे होंगे किसी दूसरे मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, उस समय लगातार इसमें हम प्योर हाइड्रोजन गैस बबल करते रहेंगे इनटू द सॉल्यूशन, ताकि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर बनी रहे। ठीक है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट एट 1 मोलर, इसलिए मुझे हाइड्रोजन को लगातार बबल करना पड़ता है ताकि H+ आयंस जो है मेंटेन रहे और कंसंट्रेशन 1 मोलर बनी रहे। ठीक है ना, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो लगभग 0 होता है। ये ऐसे इलेक्ट्रोड्स जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगभग 0 होता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, जो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेगा। ठीक है ना, दूसरी चीज ध्यान रखो कि ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है और एनोड की तरह भी काम कर सकता है। ये कैथोड की तरह कब काम करेगा, व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ मोर रिएक्टिव मेटल। मतलब आप रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, हाइड्रोजन से जो मोर रिएक्टिव है जैसे जिंक हो गया और मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे मेटल्स के साथ में अगर इसको आप कनेक्ट मतलब कर देते हो तो ये कैथोड की तरह काम करेगा, वो एनोड की तरह काम करेगा। और जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी वो किसकी होगी, दैट इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0 है। और ये एनोड की तरह कब काम करेगा, ये एनोड की तरह तब काम करेगा जब ये कनेक्टेड होगा किसी लेस रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड के साथ में, जैसे कॉपर के साथ में, जैसे सिल्वर के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये एनोड की तरह काम करेगा। और जिसको साथ में कनेक्ट किया है दैट विल वर्क एज ए एनोड, कैथोड। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो जो हाइड्रोजन गैस है वो H+ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर ये कैथोड की तरह काम करता है तो रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो जो H+ आयंस है विल चेंज टू हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, इसकी जरूरत पड़ेगी। रिप्रेजेंटेशन अगर इसका हमें करना है तो देखो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहले Pt लिख दीजिए, फिर H2/H+ कंसंट्रेशन 1 मोलर। इस तरह से हम इस SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE हम नहीं यूज कर पा रहे तो इसकी जगह हम दूसरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स की यूज कर सकते हैं, जैसे कैलोमल, ये एक मरकरी का इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ SHE, या तो हम सिल्वर के इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ SHE। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम कर रहा है, इसी तरह से ये कैलोमर का इलेक्ट्रोड भी काम करेगा और सिल्वर का इलेक्ट्रोड भी काम करेगा फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। इस पे मैं ज्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा। जैसे आप 2 एग्जांपल ले लीजिए आप, कि सपोज जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है, उसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, जिंक के साथ में इसकी एक सेल बना देंगे, SHE को जिंक के इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट कर देंगे, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन होगी, जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी वो किसकी आएगी, जिंक मेटल की आएगी। ठीक है ना, और हाइड्रोजन का तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी 0 है। इसी तरह से अगर कॉपर के साथ में लिया तो कॉपर के इलेक्ट्रोड को बनाइए, सॉल्यूशन में डिप करिए और उसको वोल्ट मीटर की हेल्प से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है ना, इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिएक्शन पूछ लेता है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। आपसे पूछेगा कि हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम कैन बी मेजर्ड।
मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करोगे? तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड को SHE के साथ में एक सेल बना देंगे, ठीक है ना। तो जो वोल्ट मीटर में रीडिंग होगी वो किसकी होगी? मैग्नीशियम की। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, कैलोमल और सिल्वर भी यूज हो सकता है। अब देखो ओवरऑल पोटेंशियल सेल का अगर मुझे मेजर करना है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है ई नॉट सेल, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक। सेल में दो पार्ट है, कैथोड और एनोड। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि एनोड पे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का लेना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव में है उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव में हो जाएगा और वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हो तो आप नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो लगा दो, ई नॉट सेल इक्वल्स टू SOP प्लस SRP। SOP इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, एंड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है तो जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एक ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है SOP प्लस SRP का, ठीक है ना। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, SHE के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, फिर से रिवाइंड करा रहा हूं आपको। इसमें एनोड की रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, कैथोड की रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए SOP प्लस SRP या ये, और प्लस आपसे अलग से पूछ लेता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल सिर्फ 3 मार्क का मिलेगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको कितने मिलेंगे, 1 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आप आते हैं, डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पूछा जाता है तो याद नहीं। अब पहुंचते हैं डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आ रहा है, संभालो, अगर संभाल पाओ तो बहुत ही सिंपल और 1 नंबर आपका पक्का कर देगा, ठीक है ना। मैं कोई भी क्वेश्चन अभी 1 नंबर से ऊपर नहीं बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि आपको जो 60 नंबर का पेपर आने वाला है, 60 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है वो 1-1 नंबर का ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं 1-1 नंबर की बात कर रहा हूं। 10 नंबर के जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं उसकी मैं सेपरेट बात करूंगा 12 जनवरी के बाद, ठीक है ना। डेली मैं आपको एक वीडियो दूंगा, अगर आप वहां से देखते रहोगे और उसको तैयार करते रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। आप 90% के ऊपर निकलने वाले हो अगर आप मेरी सारी बातें ध्यान से सुन रहे हो, तैयार कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। EMF एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये मैंने सारी चीजें लिख लिया है, मैंने ये सारी चीजें लिख लिया है। आपको लग रहा होगा क्या ये क्या करते हैं, ये तो कॉपी पे भी लिखा हुआ है ना, लिख के बता देंगे। मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि टाइम कम लगे। अगर मैं एक्सप्लेन करते हुए साथ में लिखूंगा तो टाइम बहुत लग रहा है ना। और मेरे पास कोई वो क्या बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि मैं PPT बना लिया, स्क्रॉल कर दिया और काम हो गया, है ना। उसमें थोड़ा सा आसान रहता है, तो मुझे लिखना पड़ता है, इरेज करना भी पड़ता है और फिर से दोबारा लिखना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, EMF क्या है? इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। मतलब इलेक्ट्रोड और उसके आयंस के द्वारा, आयंस में जो चार्ज का डिफरेंस है, कब? जब सेल के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रही है तो उसको बोलते हैं हम EMF, ठीक है ना। इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज। EMF जो होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट, है ना, एंड इट इज मेजर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर। ये 4 पॉइंट्स आप याद रखो और इन्हीं के पॉइंट्स के बेसिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कर दो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। देखो, जब दोनों ही क्या है, EMF और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों ही क्या है, दोनों ही चार्ज का डिफरेंस है, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस EMF कब हो जाता है? जब सेल के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रही है। और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब हो जाता है? जब सेल के थ्रू करंट फ्लो हो रही है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सेल नहीं होता है, लेकिन जो EMF होता है इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सेल, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी करंट EMF, लेकिन ये क्या है? इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द स्टेडी करंट। गेटिंग?
ईएमएफ को हम मेजर कर रहे थे पोटेंशियोमीटर के हेल्प से, और ये तो आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं कैसे, वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर के एरो का जो डायरेक्शन है वो क्या बताता है, कमेंट करके बताओ जरा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है फटाफट। कम टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, नाम से लग रहा है बहुत डिफिकल्ट होगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बड़ा है, लेकिन अच्छा ही ये है कि जब ये क्वेश्चन में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पूछे जाते हैं तो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन समटाइम क्या होता है, अगर 1 मार्क क्वेश्चन है, कहीं दे दिया कि बताओ ये रिएक्ट होगा, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, या रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप एक तरह से याद कर लो क्या, कि कौन सा मेटल स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा इलेक्ट्रोड वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेजर मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ईएमएफ सीरीज। ये क्या है, आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा। अब वो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स के, उनको अगर हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, ठीक है ना, या बोले तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो जो सीरीज मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। तो द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स in the increasing order of their reducing strength to form a series या reducing strength in the form of a series called electrochemical series या EMF series, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर जो सीरीज मिलती है उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है, ठीक है ना। इसको ये देखो, जैसे यहाँ पे ये कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मैंने सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे, एनसीईआरटी में आपके बुक में, आपके रेफरेंस बुक में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो। मैंने सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के जो है को अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जितने भी नीचे हैं, आप नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है ना। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -3.05 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता जा रहा है, जैसे जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता जा रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो फिर अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा होगा अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कम हो रहा होगा। इसका मतलब इस सीरीज में नीचे की तरफ आने पर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कम हो रहा है। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेगा एंड फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, +2.87 वोल्ट, ठीक है ना। और ये जो हाइड्रोजन है, ये तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, आपको पता है इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। इससे हम कंपेयर करते हैं, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम कंपेयर करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। समझ पा रहे हो। तो अब देखो जैसे लिथियम और पोटेशियम की रिएक्शन हो रही है, तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा और पोटेशियम इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर रिएक्शन लिथियम और पोटेशियम के बीच में हो रही है तो, क्योंकि लिथियम का माइनस में -3.04 है या 05 है, पोटेशियम का -3 पॉइंट समथिंग चाहे हो, लेकिन -3.05 तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हो। तो एक चीज यहां से आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे इलेक्ट्रोड्स जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और दूसरा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और एक चीज और आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई दो इलेक्ट्रोड से मिला के हम सेल बनाते हैं, ठीक है ना, तो द इलेक्ट्रोड विच इज हैविंग लेस E0 value will act as a anode and the cell which is having more E0 value will work as a cathode। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आयरन और मैग्नीशियम के बीच में हमने कोई सेल बनाया, ठीक है ना। तो अब बताओ मैग्नीशियम और आयरन में कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। तो आपको बता दूं कि मैग्नीशियम की जो E0 वैल्यू होगी वो मोर नेगेटिव होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू द Fe। तो मैग्नीशियम विल वर्क एज ए एनोड एंड दिस आयरन हैव टू वर्क एज ए कैथोड इन द सेल बिटवीन द आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। समझ पा रहे हैं। दूसरी चीज समझो, हाइड्रोजन से जितने भी ये नीचे हैं, अगर इनकी रिएक्शन हम किसी हाइड्रोजन के सॉल्यूशन से करा दें, मतलब एसिड से करा दें, तो ये सारे मेटल्स क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन इवॉल्व कर सकते हैं।
है ना। लेकिन उसके ऊपर के जो मेटल है कॉपर निक और जो भी है आपका फ्लोरीन, ये क्या कर सकते हैं, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए इसको याद करने की जरूरत थोड़ी सी है, सिर्फ ये आप याद कर लो। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आप में दे रखे होंगे। ठीक है, समझ पाए। दूसरा देखो, जैसे यहां पे दे रखा है कि लिथियम का जो पोटेंशियल है वो कितना है, -3.05 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज द साइन। ठीक है, गेटिंग। अब देखो, नाउ कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम यूज कहां पे कर सकते हैं, तो पहला यूज कर सकते हैं कि कंपेयर करने के लिए कि कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि ई नॉट वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका किसका दे रखा है, एक तो जिंक का दे रखा है, दूसरा निकल का दे रखा है। आपसे पूछे कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैंने क्या बताया, जिसका लेस ई नॉट वैल्यू है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका मोर ई नॉट वैल्यू है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कब, जब सेल जिंक और निकल के बीच में बन रही हो तब। तो अगर जिंक और निकल के बीच में आप कोई सेल बनाते हो तो जिंक जो है वो एनोड की तरह काम करेगा और निकल जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव है देन दिस। ठीक, दूसरी चीज समझो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये कौन बताएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगी। जैसे हमने लिया Fe प्लस Ni2 प्लस गिव्स आउट Fe2 प्लस प्लस Ni। हम कह रहे हैं बताओ यहाँ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो एक चीज ध्यान रखो, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगी, और अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। या तो आप ऐसे याद रखो कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है Fe का -0.44 वोल्ट और निकल का दे रखा है -0.25 वोल्ट, है ना। -0.44 वोल्ट कम है ना एज कंपेयर टू द -0.25 वोल्ट। इसका मतलब Fe का जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह काम करेगा। Fe चेंज होना चाहिए, Fe से Fe2 प्लस में चेंज हो रहा है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना है। मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू है, यहाँ पे लेस नेगेटिव ई नॉट वैल्यू है, तो ये कैथोड की तरह काम करेगा। यहाँ पे रिडक्शन होना चाहिए, देखो Ni2 प्लस से Ni रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया कि ई नॉट वैल्यू के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक है ना। थर्ड हम क्या बता सकते हैं, प्रिडिक्ट वेदर द मेटल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस और नॉट। तो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि ये सारे मेटल्स जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, मतलब नेगेटिव है, वो हाइड्रोजन के सॉल्यूशन से इवॉल्व कर सकते हैं। एंड द इलेक्ट्रोड्स हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मोर देन हाइड्रोजन, मतलब जीरो से ज्यादा है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द नेक्स्ट इक्वेशन इन नेक्स्ट वीडियो।